इस वर्ष का जो चुनाव है हमारा, उसमें हम मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो है शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, कृषि और संस्कृति में भी देखें, कृषि और तो जब तक संस्कृति। तमाड़ विधानसभा में गरजेगा नहीं, झारखंड का भला ही नहीं हो पाएगा। और गरजना भी है तो तर्क के साथ में, चूँकि मैं खुद आईटी में रहा हूँ और जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, तो एजुकेशन में भी उस हिसाब से बदलाव लाना ज़रूरी है। तो सदियों से वो पूरे झारखंड का एक चरित्र निर्माण करती है धरती। तो उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि इस धरती को हम लोग सींचें, क्योंकि ये झारखंड का दिल के रूप में है। तो ढोल नगाड़ा की जाइए और जो पर्व त्योहार का जो मनाना, जो कि एक समय में यहाँ पर बहुत स्थिति बहुत डामाडोल थी। अ, उसको किसी तरह से हम लोगों ने सब साथियों के साथ मिलकर ठीक किया और अब तो वो स्वतः अपने आप में आप खुद देख सकते हैं कि सरहुल इत्यादि बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। और अगर हम अखाड़ा चूँकि एक संस्कृति का केंद्र होता है, उसी के साथ अगर हम लाइब्रेरी, उसी के साथ अगर हम जो प्राथमिक उपचार केंद्र अगर हम एक साथ जोड़ पाएँ उसको, तो एक बहुत ही बड़ा हमको लगता है लोगों को जागरूक करना और उनको शक्ति प्रदान करने के रूप में हम एक बड़ा कार्य कर पाएँगे। तो कुल इन सब क्षेत्रों में काम करने का है और मतलब काम कर भी रहे हैं और अगर इस बार वोट का परिणाम बेहतर होता है, तो उस काम को करने में एक बल मिलेगा हमको। हाँ, भुजाडी इलाके में टमाटर की टमाटर वगैरह। खेती वगैरह हम लोग बढ़िया से कर पा रहे हैं। तो चूँकि वहाँ पर अगर हम लोग कर पा रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में मतलब एक सफल उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं भुजाडी को, तो क्यों ना वो उस तरह का मॉडल हम हर जगह भी अपना पाएँ कि उसको कच्चा ना बेचें, बल्कि उसको कुछ उसका उत्पाद बनाकर उसको हम लोग मार्केट में उतारें। तो एक बड़ा प्लानिंग की ज़रूरत है और उस प्लानिंग में कुछ-कुछ काम भी हम लोग कर रहे हैं। हमको लगता है कि कृषि में जो नई-नई तकनीकों का इजाद हुआ है, ड्रिप इरिगेशन हुआ है, इन सबको हम लोग को प्रबल रूप से लाना पड़ेगा और ये सरकार नौकरियाँ नहीं दे रही है, देने में सफल नहीं हो रही। वो तो आपके समक्ष ही दिखा हुआ है। बोल दीजिए कि नहीं ले पा रहे एग्ज़ाम, तो वो अपना रास्ता खुद ढूँढेगा। लेकिन वो झूठा दिलासा देना कि आप एग्ज़ाम लेंगे, लेंगे और अल्टीमेटली होता नहीं है और ले भी रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक बुनियादी बदलाव लाना पड़ेगा यहाँ की शिक्षा में। शिक्षा को और बहुत ही समय के अनुसार बहुत ही प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा हम लोग को। मतलब छत्तीसगढ़ अब इसमें हमारे साथ ही बना था। छत्तीसगढ़ कृषि और उसमें जुड़ा हुआ जो भी वैज्ञानिक पद्धति का जो भी चीज़ें होती है, उसमें कई गुना हमसे आगे। आप रायपुर जाइएगा, रायपुर में बड़े-बड़े कृषि अनुसंधान केंद्र इत्यादि स्थापित किए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बच्चों हमारे यहाँ भी सिर्फ़ दिल्ली भेजने के लिए ही हम लोग तैयार कर रहे हैं क्या? वहाँ पर जाकर आपको वहाँ पर किसी के यहाँ बर्तन धोए, कपड़ा धोए या फिर हम उत्तर-पूर्व की जितनी भी सड़कें बन रही हैं, देखिएगा सब यहाँ के लोग ही वहाँ पर मज़दूरी कर रहे हैं, वहाँ सड़क बना रहे हैं। तो क्या सिर्फ़ हमारी काबिलियत बस इतनी है कि हम लोग यहाँ पर दिल्ली का विकास के लिए या फिर अन्य राज्यों का विकास के लिए यहाँ से हम लोग मज़दूर भेज सकें? ये तो हम लोग को ह्यूमन कैपिटल है, हमारा जो रिसोर्स है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, जब तक आप उनके कौशल का विकास नहीं करिएगा, तो आपके जितना भी कोयला, तांबा इत्यादि है, उसको तो अगला तो चोरी करके ले ही जाएगा। अच्छा, तो उसको जब तक मुझे चुनाव में बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे टेम्पू छाप मिला है और क्रमांक 9 में जोहार। मैं हूँ। आज तमाड़ विधानसभा के प्रत्याशी गुंजल इकिर मुंडा हमारे बीच हैं। आइए हम इनसे प्रश्न करते हैं कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है। जोहार। जौहर बिरादर जी। आइए, जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों के साथ जनता की भी जाना चाहेंगे। देखिए, इस वर्ष का जो चुनाव है हमारा, उसमें हम मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो है शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, कृषि और संस्कृति। कृषि और संस्कृति। तो ये कुल 4 मुद्दे हमारे हैं, जिनको हम ठीक करना चाहेंगे और बेहतर करना चाहेंगे तमाड़ के क्षेत्र में। आपने मुद्दा बताया शिक्षा। हमने देखा कि आपके जो एफिडेविट फाइल किया उसमें हमने देखा कि आप आईआईटी रुड़की, जो एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय है, वहाँ से आपने अपना मास्टर कंप्लीट किया। तो चाहेंगे कि आप किस तरह से यहाँ के शिक्षा स्तर को सुधारना चाहेंगे। ना केवल शिक्षा, आज सबसे बड़ी मुद्दा है क्वालिटी एजुकेशन। जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एक तो शिक्षा का जब हम बात करते हैं और खासकर तमाड़ विधानसभा के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला जो दृश्य आता है कि यहाँ पर कॉलेज बस एक है, जो कि बुंडू में पीपी कॉलेज है और वो भी सिर्फ़ आपका बीए लेवल तक है, बीएससी लेवल तक है। अ, तो एक और बढ़िया, जो कि देखिए, चूँकि तमाड़ का जो क्षेत्र है बहुत वृहद क्षेत्र है। इसमें सुदूर जंगल, सुदूर गाँव के लोग भी इसमें आते हैं। तो उनके लिए कम से कम तमाड़ ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज, जो कि आसपास के जितने भी नौजवान हैं, वो यहाँ पर आकर पढ़ सकें, उसकी एक स्थापना करने की एक इच्छा है मेरी।
और इसके अलावा अ, जो एक संरचना के रूप में हम तो देखते ही हैं, कोई स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग इत्यादि है। लेकिन जब हम पॉलिसी के रूप में देखा जाए, जैसे कि आपने कहा कि एक क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, हाँ। क्योंकि अभी का जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, अभी का जो एजुकेशन दिया जा रहा है, वो एक एक स्टैंडर्ड अगर हम उसका देखें तो वो आपको जो नौकरी या फिर जो आपका जीवन यापन को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अ, जो अभी बदलाव हुई है दुनिया में, और चूँकि मैं खुद आईआईटी में रहा हूँ, और जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, तो एजुकेशन में भी उस हिसाब से बदलाव लाना ज़रूरी है। और उसमें सिलेबस में बदलाव, और उसके अलावा जो जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आता है, कि आप हुँ। मतलब सिर्फ थ्योरी ही नहीं, इसमें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरह से लाएँ हम लोग इसमें, तो उस पर हमको लगता है कि जब तक पॉलिसी मेकिंग के रूप में, जब तक नीति नियम के रूप में हम लोग इस पर कुछ नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि अगर हम कितनों भी स्कूल कॉलेजेस खोल लें और हम अपना नीति नियम ठीक नहीं रखें, तो वो बहुत गड़बड़ है। तो हमारा जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है, कम से कम एक विश्व स्तर का रहे, ताकि जो भी पढ़ें, अगर नौकरी है तो किस तरह से उसको हम भर पाएँ, अगर नहीं है तो अपने से हम किस तरह से रोज़गार को सृजन कर पाएँ, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ तमाड़ है, तमाड़ का जो इतिहास है बहुत स्वर्णिम रहा है। शुरुआत से आप देखिएगा, यहाँ लगातार यहाँ के जो पूर्वज हैं, इन्होंने बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। शुरुआत से हम देखते हैं तो आपको देखिएगा तमाड़ विद्रोह, झारखंड का सबसे लंबा विद्रोह था। हमने यहाँ के मतलब पूर्वज हैं बहुत बलिदान दिए। उसके बाद सेकंड आप देखिएगा तो आपको कोल विद्रोह दिखेगा, और फाइनली आप उलगुलान विद्रोह तो देखते ही हैं। उलगुलान विद्रोह, इन सारे विद्रोहों का ही नतीजा शायद है कि आज हम इस झारखंड को देखते हैं। तो क्या आपको लगता है इसके बावजूद इतने हमने संघर्ष किया हमारे पूर्वजों ने, कहीं न कहीं हमारे क्षेत्रों को उपेक्षा हुई है? हुँ। देखिए, अवश्य रूप से ही उपेक्षा तो हुई है, और जैसा कि आपने कहा कि ये उलगुलान की धरती रही है, धरती है। और इतिहास पे आपने दिखवा दिया, बतला दिया कि इतने सारे विद्रोह हुए हैं। तो देखिए, इसको हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो इतने सारे उलगुलान क्यों हुए यहाँ पर? हाँ। भई शोषण तो हर जगह हो रहा था। देखिए, तमाड़ की धरती ऐसी है जहाँ पर आर्थिक रूप से लोग प्रबल आराम से बन सकते हैं। आप अगर यहाँ का भौगोलिक स्थिति देखिएगा, तो यहाँ पर कृषि लायक भूमि की कमी नहीं है यहाँ पर। हुँ। और आपको कोई कुछ भी कार्य करना हो, चाहे विद्रोह ही क्यों ना करना हो या फिर अपना जीवन को चलाना क्यों ना हो, आपका पेट भरा होना ज़रूरी होता है। तो तमाड़ की भूमि का एक बड़ा एडवांटेज ये रहा कि यहाँ पर 2 बड़ी नदियाँ पार होती है, हुँ। और चारों तरफ से अब पहाड़ से घिरा हुआ है। अगर देखेंगे, एक तरफ तो छोटानागपुर का पठार है, और दूसरी ओर स्वर्णरेखा के उस पार आपका जो अयोध्या के पहाड़ हैं। हुँ। मतलब मोटा-मोटी ये इलाका एक और धान की खेती के लिए तो बहुत फ़ेमस है। तो इतने सारे जो पोटेंशियल है इस जगह में, तो उसी का नतीजा था कि लोग खुद में सोच पाए, आकलन कर पाए कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा है। और उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखता है आपको, सिर्फ़ विद्रोह ही नहीं, यहाँ पर जो सांस्कृतिक विविधता है, भई यहाँ के मतलब इनफैक्ट आज जो भी मुंडारी में जो भी करम गीत गाए जा रहे हैं, इसी क्षेत्र का देन है। जितने भी भिन्न-भिन्न प्रकार के संस्कृतियाँ का जो मेल हो रहा है यहाँ पर, तो कहा जाए तो एक जनजातीय संस्कृति को, मुंडा संस्कृति को और अन्य संस्कृतियों को एक बड़ी देन के रूप में हम तमाड़ का इलाका देखते हैं। और यही कारण है कि जब बाहर से जब अंग्रेज़ आते हैं यहाँ पर, तो उनका सिस्टम के साथ हमारा वैल्यू फिट नहीं खाता है, क्योंकि हमारे पास अपना एक मुंडा मानकी सिस्टम था। फिर वो आके अपना कर्ज़, मतलब एक टैक्सेशन सिस्टम लगाएँगे यहाँ पर। तो जो एक स्वतंत्रता का जो बोध है इस ज़मीन में, वो बहुत ही प्रबल है यहाँ पर। और अब अब उसको रिलेट कर पाएगा आज इस बार के इलेक्शन से, या फिर जो भी इतिहास रहा है तमाड़ के इलेक्शन का भी। तो यहाँ पर वो जो मानसिकता होती है कि जिसका भी कनेक्शन सबसे ज़्यादा है लोगों के साथ में, लोग उसकी तरफ रहते हैं। यहाँ पर कोई किसी पार्टी विशेष का आप ज़ोर देखिएगा नहीं यहाँ पर, कि हाँ, ये फलाना पार्टी का है तो हम फलाना पार्टी को वोट देंगे। यहाँ पर कभी तमाड़ के लोग ऐसा सोचते हैं नहीं। वो है कि अगर फलाना आदमी है तो फलाना आदमी कैसा है, साथ में रिश्ता कैसा है, वो देखते हैं। तो अगर कोई बाहर की कोई बड़ी पार्टी भी आए, है ना? अगर आप रिलेट करिए कि बाहर से अंग्रेज़ आए, एकदम ताकतवर हुए, तो उसका साथ दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ के लोग बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंट थॉट के रूप में हम देखते हैं उनको, और एक क्षेत्रीय पहचान के रूप में बहुत प्रबलता के साथ यहाँ पर आती है। तो
इतिहास बहुत यहाँ पर स्वर्णिम रहा है। यहाँ से मतलब अगर और पीछे जाएँगे हम लोग तो भक्ति आंदोलन का तो हाँ, मोटा-मोटी आपका जो काल रहा है महात्मा सब गांधी आते यहाँ पर रहा है। और झारखंड का जो ज़िक्र हो रहा है आप चैतन्य महाप्रभु के समय से ही होते आ रहा है। तो और फिर बाद के काल में भी जब उलगुलान होता है तो अभी जो पूरे झारखंड की जो नीति नियम है, कहा जा सकता है कि वो उलगुलान की देन है, बिरसा मुंडा की देन है। झारखंड की परिकल्पना भी हम कह सकते हैं बिरसा जी की ही देन है और उनका पहचान भी मतलब झारखंड को बिल्कुल। बिरसा जी से होती है। तो ये धरती कहा जाए तो बिरसा से लेकर उससे पहले तक मतलब तो सदियों से वो पूरे झारखंड का एक चरित्र निर्माण करती है धरती। तो उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि इस धरती को हम लोग सींचे, क्योंकि ये झारखंड का दिल के रूप में है। आप अनकी जाइएगा या फिर कहीं और जाइएगा तो जो भूमि संबंधी कानून वगैरह भी जो कि पूरे पूरे झारखंड में है, उसकी इसमें सृजन शुरुआत तो वहीं से हुई है। तो जब तक इस पूरी धरती को आप सींचिएगा नहीं, इसे सबसे सावधानीपूर्वक इसे सँभालिएगा नहीं, पूरे झारखंड का एक प्रतिबिंब दिखता है आपको तमाड़ में। तो वो बहुत मुश्किल है कि अगर तमाड़ गड़बड़ा गया तो पूरा झारखंड सुधर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तमाड़ झारखंड का दिल और आत्मा है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव का जो अस्तित्व है उसकी भाषा और संस्कृति पे, और इस पे आपके पूजनीय पिताश्री पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने पूरे जीवन बहुत काम किए। इतने काम किए कि हम उनका गणना तक नहीं कर सकते। तो आप कैसे उनके जो सपने हैं जो अधूरे रह गए उनको साकार कर पाएंगे? देखिए एक तो सही बात है कि लोग तुलना करते हैं कि आपके पिताजी ने इतना कुछ कार्य किया। और स्वाभाविक ही है कि चूँकि बेटा हूँ तो लोग तुलना करेंगे ही। अ, और उनका जितना व्यापक दायरा था, आप सामाजिक क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में देखिए या फिर पढ़ाई-लिखाई में देखिए, मतलब हर एक क्षेत्र में उनके जैसा जेनुइन काम करने वाला बहुत बिरले मिलते हैं लोग। तो जो कुछ सीख पाया हूँ उनसे, कोशिश तो यही रही कि अब तक जो भी किया है पूरे सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी पिताजी ने सिखाया उसको किया है। अभी जो करने वाला हूँ या फिर राजनीति के क्षेत्र में आया हूँ, तो उसमें जो भी उनके अधूरे काम रहे, अधूरे काम बोलने से एक तो जो पूरे क्षेत्र का जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण कह हाँ। सकते हैं, जिसको हम लोग अगर जो दिखाई देने वाले रूप में है तो ढोल नगाड़ा अखड़ा, और जो पर्व त्योहार का जो मनाना, जो कि एक समय में यहाँ पर बहुत स्थिति बहुत डामाडोल थी। धमाल थी। अ, उसको किसी तरह से हम लोगों ने सब साथियों के साथ मिलकर ठीक किया और अब तो वो स्वतः अपने आप में आप खुद देख सकते हैं कि सरूल इत्यादि बहुत धूमधाम अब से लोग धूमधाम से मनाते हैं मनाया जाता है। और अपना जो कर्मकांड वगैरह होता है वो अपने भाषा में ही करते हैं। तो इसको तो जारी रखना है और इस पे जो भी हम लोग मदद कर पाएँगे, हम लोग अपने स्तर से वो चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। साथ ही साथ चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं और इसके अलावा जो हमारे जो पारंपरिक स्वशासन की जब हम बात करते हैं, ग्राम सभा हम्म। की बात करते हैं, तो देखिए एक तो है कि हम अपना शासन करने में तो भली-भाँति हम लोग परिपक्व हैं, जब हम गाँव गाँव स्तर की बात करते हैं। लेकिन दुनिया भी बहुत बदल-सी गई है। मतलब आज वो 100 साल पहले वाली दुनिया है नहीं। तो इस बदली हुई परिवेश में हमारा ग्राम सभा किस तरह से कार्य करेगा, उस तरह से उनकी क्षमता वृद्धि भी करनी पड़ेगी। मतलब अक्सर ग्राम सभा में जाता हूँ तो बोलता हूँ कि अब वो समय चला जा रहा है जहाँ पर आप सिर्फ बैठकर बात कर रहे हैं और आज मेरा खेत उस बकरी ने खाया, कल उधर थोड़ा हमको दंड देना है, ये करना है। वो एक लेवल है, ठीक है, वो एक उतना तक तो हो रहा है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी सोचना पड़ेगा। तो चूँकि जब आपके यहाँ पर आ रहा है कोई बड़ा कंपनी जिसमें रोजगार देने की बात हो रही है या फिर आपके क्षेत्र का औद्योगिक विकास होने की बात हो रही है, तो उससे हम लोग किस तरह से डील कर सकते हैं। उसके साथ कारोबार करना है, नहीं करना है, यार करना है तो किस स्तर में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है उनके साथ में। तो जब तक इस तरह का सोच हमारे ग्राम सभा में नहीं हम लोग विकसित कर पाएंगे, तब तो बहुत मुश्किल है कि जो बदली हुई दुनिया है उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चला पाएँ। तो अभी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था भली-भाँति हर जगह मौजूद है, लेकिन उसकी क्षमता वृद्धि के लिए अभी बहुत कार्य करना है। तो उस पर भी हमारा कार्य रहेगा, पॉलिसी लेवल के रूप में भी और ऑन ग्राउंड जो हम इंटरवीन करते हैं उसके रूप में भी। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में काम करना है और इसके अलावा जो मूलभूत संरचनाएँ हैं, जैसे रोड, बिजली इत्यादि, वो तो चलता ही रहेगा। और इसके बाद जो स्वास्थ्य की बात हो रही है,
तो उसको हम जितने हद तक विकेंद्रित कर पाएँ, एक सेंट्रलाइज़्ड जगह तो ठीक है, कोई बड़ा शहर बुंडू, तमाड़, अड़की इत्यादि हो गया, वहाँ पर तो चीज़ें मुहैया कराई जाएँगी, लेकिन उसको हम जितना गाँव देहात तक ले जा पाएँ, अगर हम अखड़ा चूँकि एक संस्कृति का केंद्र होता है, उसी के साथ अगर हम लाइब्रेरी, उसी के साथ अगर हम जो प्राथमिक उपचार केंद्र अगर हम एक साथ जोड़ पाएँ उसको, तो एक बहुत ही बड़ा हमको लगता है लोगों को जागरूक करना और उनको शक्ति प्रदान करने के रूप में हम एक बड़ा कार्य कर पाएँगे। तो कुल इन सब क्षेत्रों में काम करने का है और मतलब काम कर भी रहे हैं और अगर इस बार वोट का परिणाम बेहतर होता है, तो उस काम को करने में एक बल मिलेगा हमको। चलिए, आपके मुद्दे में एक था किसानों का मुद्दा। तो किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो झारखंड लेवल पे भी आप देखेंगे तो किसानों की स्थिति बहुत दयनीय दयनीय है, और तमाड़ की स्थिति तो अब लगता है बहुत ही दयनीय हिसाब से आ रही है। इसको कैसे सुधार हुँ। कीजिएगा? देखिए तमाड़ और खेती का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। चूँकि पहले भी बताया कि यहाँ पर 2 बड़ी नदियाँ पार हो रही है और उसके अलावा भी बहुत सारे जल स्रोत हैं यहाँ पर। तो उसको हम किस तरह से और बढ़िया से उपयोग कर पाएँ। चूँकि अभी आप जान रहे हैं कि अभी जो भी खेती हो रही है तो कैनाल के ज़रिए हो रही है और जो भी वर्षा में जो वर्षा कम-बेशी जल। होती है तो वो लो उसे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन धान की खेती के अलावा और दूसरा वैकल्पिक खेती के रूप में हम कुछ और नहीं कर पा रहे। सिर्फ़ हाँ, भुजियाडी इलाके में टमाटर की टमाटर वगैरह। खेती वगैरह हम लोग बढ़िया से कर पा रहे हैं। तो चूँकि वहाँ पर अगर हम लोग कर पा रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में मतलब एक सफल उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं भुइयाडी को, तो क्यों ना वो उस तरह का मॉडल हम हर जगह भी अपना पाएँ। निश्चित तौर पर एक मार्केट मिला हुआ है वहाँ पर, लेकिन साथ-साथ अगर हम उस तरह के मार्केट अन्य जगहों पर भी डेवलप कर पाएँ, तो खेती के लिए तो यहाँ पे पर्याप्त भूमि है और उसके अलावा सिर्फ़ खेती ही नहीं है, यहाँ पर जो कि एक बड़ा क्षेत्र आपका वन क्षेत्र भी आता है यहाँ पर। तो वन में जो उत्पाद हो रहे हैं मतलब इनफैक्ट झारखंड का इमली आज आप देखिएगा तो तमिलनाडु इत्यादि में जा रहा है। तो उसको हम लोग किस तरह से अपने गाँव के स्तर में ही जो भी वन वन उत्पाद हो गए हैं, जैसे महुआ हुआ अ, या फिर इमली हुआ या फिर अन्य जो भी हम लोग का प्रोडक्ट हुआ, ये लाह हुआ, तो उसको गाँव के स्तर पे ही हम लोग किस तरह से उसको प्रोसेस कर पाएँ और उसको हम लोग जिसको हम लोग वैल्यू एडिशन बोलते हैं कि उसको कच्चा ना बेचें, बल्कि उसको कुछ उसका उत्पाद बनाकर उसको हम लोग मार्केट में उतारें। तो एक बड़ा प्लानिंग की ज़रूरत है और उस प्लानिंग में कुछ-कुछ काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ़ सब्जियाँ उगाने या फिर उत्पाद बनाने से ही नहीं काम होता है, उसको हम लोग मार्केट में किस तरह से हम लोग ले ला पाते हैं ताकि उचित मूल्य मिल पाए। तो एक कनेक्टिविटी के रूप में भी हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। और कुल मिलाकर हमको लगता है कि कृषि में जो नई-नई तकनीकों का इजाद हुआ है, ड्रिप इरिगेशन हुआ है, इन सब को हम लोग को प्रबल रूप से लाना पड़ेगा और तब जाकर हम लोग एक एक कह सकते हैं कि विकसित किसान का या फिर विकसित कृषि का एक सपना हम लोग देख पा रहे हैं, उसको हम लोग साकार कर पाएँगे। तो ये सब हमारे एजेंडा में है और इसको हम लोग करेंगे। अभी एक युवा वर्ग है, सरकार से पूरी तरह नाखुश है। उनका मेन मुद्दा क्या है? वो चाहते हैं कि रोजगार, रोजगार के मामले में जो तत्कालीन सरकार है उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हुई है। इस मामले को आप किस तरह से देख सकते हैं और कैसे रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, चाहे वो रोजगार नौकरी के क्षेत्र में हो या स्वरोजगार के क्षेत्र में? हुँ, देखिए जैसा कि आपने बढ़िया ये लास्ट पॉइंट ऐड किया कि नौकरी या स्वरोज़गार, वही आपको ज़िंदगी चलाना है तो दोनों हो सकता है, नौकरी करके भी चला सकते हैं और स्वरोज़गार स्वरोजगार। भी चला सकते हैं। तो पहले तो इसमें जो सरकारी इंटरवेंशन की जो बात करें, सरकारी दखल की जो बात कर रहे हैं हम, कि सरकार नौकरियाँ नहीं दे रही है, देने में सफल नहीं हो रही, वो तो आपके समक्ष ही दिख रहा है। तो एक सिस्टम का एक फेलियर के रूप में हम इसको देखते हैं कि आप अ, चाहते हैं कोई योजना लागू करना हम्म। इलेक्शन से ठीक पहले, तो उसका रातों-रात मतलब 1 हफ्ता के अंदर ही आप आवेदन लेके बाकायदा राशि पहुँच जाती है लोगों तक। तो आपके कैपेसिटी तो है आप में कि आप फॉर्म लेकर उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। लेकिन ठीक वही चीज़ आपको जब आप परीक्षा लेते हैं, तो वो चीज़ क्यों नहीं होती है? कि भई फॉर्म लेके आप एग्ज़ाम आप में क्षमता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो एक उनका इंटेंशन पर शक लगता है कि भाई लोग सही में एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं कि बस ऐसे ही बस फॉर्म भरवा के लोग टाइम पास करवा रहे हैं। तो देखिए इसमें तो एक एक कह सकते हैं कि एक एक आपको ऑनेस्ट ओपिनियन रखना पड़ेगा सरकार की तरफ से भी कि अगर आप एग्ज़ाम लेने में सक्षम हैं, तो हम लेंगे एग्ज़ाम।
अगर एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं तो आप बोलिए पब्लिक को कि हम नहीं ले पा रहे भाई। आपके भरोसे हज़ारों हज़ार स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि कल को सरकार एग्ज़ाम के लिए फॉर्म निकालेगी, हम लोग भरेंगे, कुछ नौकरियाँ मिलेगी हमको। लेकिन झूठा दिलासा मत दीजिए कि आप सक्षम नहीं है और फिर भी बोले जा रहे हैं कि हाँ सक्षम है, इतनी नौकरियां हैं, ये करेंगे वो करेंगे। भाई स्टूडेंट है या फिर कोई अन्य भी है, वो अपना रोजगार तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि आपके भरोसे बैठा हुआ है। बोल दीजिएगा कि नहीं ले पा रहे एग्ज़ाम, तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढेगा। लेकिन वो झूठा दिलासा देना कि आप एग्ज़ाम लेंगे लेंगे और अल्टीमेटली होता नहीं है, और ले भी रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम ये भी मानते हैं साथ ही साथ कि पूरी दुनिया में जो ट्रेंड हुआ है, चूँकि जनसँख्या बढ़ी है बढ़िया। और जो रोज़गार के अवसर जो जो पारंपरिक रोज़गार के अवसर है, जिसको हम हम्म, सरकारी नौकरी इत्यादि बोल रहे हैं, उस अनुपात में बढ़ा नहीं है। ये पूरा दुनिया में आप ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन वो बहाना कभी नहीं है जिसमें आप जनता को अंधेरे में रखें। तो उसमें ऑनेस्टली आप बोलिए कि भाई मेरे पास इतनी नौकरियाँ हैं, इतने ही दे पाएँगे हम। लेकिन जो कमी हो रही है हम उसको अन्य हिसाब से इसको पूरा करेंगे। अब अन्य हिसाब से किस तरह से पूरा करेंगे आप? जब हम लोग स्वरोजगार की बात करते हैं, गाँव देहात में कृषि को ठीक करने की बात करते हैं, या फिर अभी जो दुनिया में नया कुछ आ रहा है, लोग कंप्यूटर की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब मतलब सब चीज़ें जुड़ी हुई है। जब तक इन सब चीज़ों का ज्ञान हमारे युवाओं को नहीं होगा, बहुत मुश्किल है कि हम लोग उनको स्वरोजगार की कैटेगरी में हम लोग ला पाएँगे। तो सबसे पहले तो एक बुनियादी बदलाव लाना पड़ेगा यहाँ की शिक्षा में। शिक्षा को और बहुत ही समय के अनुसार बहुत ही प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा हम लोग को। जिसमें कि और वो जो सपना है कि हाँ, आप 10th पास करिएगा, 12th पास करिएगा, उसके बाद तुरंत नौकरी मिल जाएगी, शायद वो दुनिया अब नहीं रही है। लेकिन आप उन उस दरमियान जब 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास कर रहा है आदमी, तो उसको जो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, कि एक्चुअली में अभी दुनिया में क्या ज़रूरत हो रहा है, और उस हिसाब से हम अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, और उस हिसाब से वो अपना काम ढूँढ पा रहे हैं। तो अगर हम उस दिशा में अगर काम करें, तो ये बेहतर है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ना हम अपने बच्चों को अभी के समय में नौकरियाँ दे पा रहे हैं, ना उस स्तर का एजुकेशन हम दे पा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि जितने भी हमारे बच्चे जो अच्छा खासा पढ़ ले रहे हैं, अब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो झारखंड में रहेगा। वो पढ़ लिख के या तो दिल्ली जाएगा, बॉम्बे जाएगा, या फिर कोई दक्षिण के कोई हमारे राज्य जाएँगे जहाँ पर वो लोग काम करेंगे। तो हम लोग एजुकेशन हब के रूप में अपने राज्य को विकसित नहीं कर पाए। हम एक टेक्निकल हब के रूप में विकसित नहीं कर पाए, हम कृषि के रूप में विकसित नहीं कर पाए। मतलब छत्तीसगढ़ हमारे साथ ही साथ ही बना था। बना था। छत्तीसगढ़ कृषि और उसमें जुड़ा हुआ जो भी वैज्ञानिक पद्धति का जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें कई गुना हमसे आगे। आप रायपुर जाइएगा, रायपुर में बड़े-बड़े कृषि अनुसंधान केंद्र इत्यादि स्थापित किए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन जिस हिसाब से सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसको, उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है। तो इनफैक्ट हमको लगता है कि अब हम इतने 20-25 साल में किया ही क्या है? सिर्फ़ अपने बच्चों को सिर्फ़ दिल्ली भेजने के लिए ही हम लोग तैयार कर रहे हैं क्या? वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर किसी के यहाँ बर्तन धोए, कपड़ा धोए, या फिर हम उत्तर-पूर्व की जितनी भी सड़कें बन रही हैं, देखिएगा सब यहाँ के लोग ही वहाँ पर मज़दूरी कर रहे हैं, वहाँ पर सड़क बना रहे हैं। तो क्या सिर्फ़ हमारी काबिलियत बस इतनी है कि हम लोग यहाँ पर दिल्ली का विकास के लिए या फिर अन्य राज्यों का विकास के लिए यहाँ से हम लोग मज़दूर भेज सकें? ये तो हम लोग को अपने खुद से पूछना पड़ेगा आज। और हमको तो लगता है कि जब हमारे राजनेता जब जाते हैं इन सब जगहों में, दिल्ली जाते हैं, तो उनको तो खुद में ही हमको लगता है शर्म और ग्लानि महसूस होनी होनी चाहिए कि मतलब ये हमारे इतने हमारे राज्य के हम हमारे लोग वहाँ पर किस स्तर में जी रहे हैं, और इतना पोटेंशियल है, उसको हम लोग विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर हम अपने बच्चों के लिए उस तरह का शिक्षा, उस तरह का उनको मौका हम नहीं दे पा रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग उसको मौका दे पा रहे हैं। आप उड़ीसा चले जाइए, वहाँ पर जो काम लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए कर रहे हैं, इन सब चीज़ से सीखने की ज़रूरत है हम लोग को। तो जब तक हम लोग अपने लोगों के लिए उस स्तर पे काम नहीं करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल है कि हम जो राज्य की कल्पना कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की, उसको हम लोग उस स्तर पे बना पाएँगे। तो मेहनत तो बहुत करना है इसमें, और उस तरह का सोच भी हमको लगता है हमारे राजनेताओं के अंदर लाना पड़ेगा कि अब वो समय चला गया कि आप
चुपचाप बैठकर वो जो भी हमारे कल कारखाने हैं बस उसी उसी के भरोसे रहें। एक जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, हमारा जो रिसोर्स है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, जब तक आप उनके कौशल का विकास नहीं करिएगा, तो आपके जितने भी कोयला, तांबा इत्यादि है, उसको तो अगला तो चोरी करके ले ही जाएगा। तो उसको जब तक हम लोग हमारी जनसंख्या को जब तक आप कौशल प्रदान नहीं करिए, शिक्षा प्रदान नहीं करिएगा, वो अन्य जगह के लोग तो उसको ले जाकर अपना क्षेत्र का विकास करते ही रहेंगे। एक अंतिम सवाल, हमको याद है 2009 के बाद झारखंड की विधानसभा में तमाड़ क्षेत्र का स्थानीय मुद्दा आ नहीं रहा। जो भी वाद के विधायक हुए हैं, वो या तो कम बोलते हैं या यहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाते नहीं। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप विधायक बन जाएं तो हमारी आवाज़ बुलंद के साथ होगी, या हमारी में जो अग्रेशन है वो खत्म हो गया? नहीं, 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 देखिए तमाड़ का एग्रेशन कभी खत्म नहीं होगा। तमाड़ का एग्रेशन और तमाड़ का जो बुद्धिजीविता है यहाँ पर, वो समावेश हमेशा चलेगा। और इस इंटरव्यू में शायद आपने उसको झलक के रूप में देखा ही होगा। और ये तो सही में बहुत ही शर्म की बात है कि तमाड़ का मुद्दा विधानसभा में उठा नहीं प्रबलता के साथ। शायद हमारे राजनेता ने सोच लिया है कि कहीं एक जगह बैठकर, है ना, सिर्फ साइन करने से ही चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ कहीं पर रोड नहीं बना या फिर ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचा तो ट्रांसफार्मर पहुंचा दिया, बस उतना ही अपना जिम्मेदारी को तक को सीमित करके रखे हुए हैं। लेकिन पॉलिसी मेकिंग में, जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि तमाड़ झारखंड का दिल रहा है हमेशा की तरह से, और नीति निर्धारण के रूप में तमाड़ से ही चीज़ें निकल कर आई हैं। आप इतिहास में देखें या फिर मौजूदा काल में भी देखें, तो जब तक तमाड़ विधानसभा में गरजेगा नहीं, झारखंड का भलाई नहीं हो पाएगा। और गरजना भी है तो तर्क के साथ में, एक बुद्धिजीवी रूप में। तो ये दोनों एग्रेशन और साथ में शांत मन से सोचना, ये दोनों हमारे बीच रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि जनता मुझे चुनेगी और इसको हम विधानसभा तक ले जाएंगे। अच्छा, आप ये भी बताते जाइए कि आपको इस बार चुनाव में कौन सा छाप मिला है? अच्छा, मुझे चुनाव में बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे टेम्पो छाप मिला है। चूँकि टेम्पो ग्रामीण लोग के रोज़मर्रा के आवागमन में बहुत उपयोगी रहता है, तो टेम्पो छाप मिला है और क्रमांक 9 में मैं हूँ। क्रमांक। और उम्मीद करते हैं कि तमाड़ की जनता मुझे आशीर्वाद इस बार देगी और उनके हक के लिए, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। तो ये मेरी हमेशा उम्मीद रहे। और मैं तो चाहूँगा कि मैं इस क्षेत्र को एक नया आयाम दे पाऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जोहार।